नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। कोरोना मृतकों के लिए मुआवजा देने जाने की मांग करते हुए कई याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अपील की थी कि कोरोना से जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को आपदा एक्ट के तहत 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को एक बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने ऐसे परिजनों को मुआवजा देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को आर्थिक मदद देने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए जाए। तो महामारी पर देखा जाए तो मुआवजे की बात हो रही है और यही हमारे आज का चर्चा का विषय है। हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत गढ़वी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा की ओर से शैलेश परमार हमारे साथ जुड़े हैं और कांग्रेस की ओर से अशोक पंजाबी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे शुरुआत करते हैं। शैलेश जी, क्या कहना चाहेंगे? पहले केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके ये बताया गया था कि अगर सबको 4-4 लाख रुपए दिए गए तो फंड की कमी हो जाएगी, और उसके बाद में फिर केंद्र ने दूसरा हलफनामा दाखिल कर बताया कि पैसे की कमी नहीं है लेकिन फिर भी मुआवजा नहीं दे सकते, सरकार के खजाने और बाकी सभी संसाधनों के तर्क संगत और विवेकपूर्ण इस्तेमाल का सवाल है। क्या कहना चाहोगे? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि मुआवजे देने को कहा है। जी शैलेश जी। जी शैलेश जी, शायद आपका ऑडियो म्यूट हो चुका है आपकी ओर से, स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। हाँ, ऐसा हुआ जी था। नेट चला गया था, तो फिर से जी मुझे आपका क्वेश्चन समझना जी पड़ेगा। जी। फिर से मैं अपना सवाल दोहराती हूँ। पहले केंद्र की ओर से हलफनामा दाखिल करके ये बोला गया कि अगर सबको 4-4 लाख रुपए दिए गए तो फंड की कमी हो जाएगी, लेकिन फिर केंद्र ने दूसरा हलफनामा ये दाखिल किया कि पैसे की कमी नहीं है लेकिन फिर भी मुआवजा नहीं दे सकते क्योंकि सरकार के खजाने और दूसरे संसाधनों के तर्कसंगत और विवेकपूर्ण इस्तेमाल का सवाल है। क्या कहना चाहोगे? अब तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा देने के लिए कह दिया है। जो सरकारें होती है, केंद्र की सरकार में जो कांग्रेस हो या भाजपा हो या कोई भी हो, जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि ये करना है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि ये करना ही होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो हमारी सरकार या जो भी सरकार हो उसको मानना ही पड़ता है, और सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो देंगे। फिर भी भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई वाली सरकार सब कुछ दे रही है। फिर भी कहीं भी कमी होगी या कुछ भी ज्यादा और कम होगा तो उसके बारे में भी विचार विमर्श किया जाएगा, मगर ये हमारी जो सरकार है वो मुआवजा देने में कहीं पीछे नहीं है, वो भी सभी लोगों ने माना है। जी फिर भी जी कहीं भी चूक हुई जी। होगी तो सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन कहा है तो फिर हम क्यों बोला मानेंगे। गया हम था क्या, कि सभी को सुप्रीम कोर्ट मुआवजा सबसे नहीं दे बड़ी है सकते? तो हलफनामा सुप्रीम तो कोर्ट को केंद्र मानना ही सरकार की ओर पड़ेगा। से ये किया गया था। हलफनामा कांग्रेस केंद्र सरकार की ओर से जो किया गया है, आपने जो बोला है तो वो देंगे ही। हमारी जो सरकार है वो विचार विमर्श करेगी, केंद्र की छोटी सी टक्कर भी हो जी, तो वैसे उसके राशि बारे क्या में भी रहेगी विचार शैलेश जी? विमर्श करने के लिए हम बंधे हुए हैं, जी और पूरी सरकार भी बंधी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले होते हैं उसके बारे में बंधी हुई है, सभी सरकारें बंधी हुई है। जी जी। पर राशि क्या रहेगी ये मुआवजे की? मुआवजे की राशि अब तय करेंगे। अब थोड़ी ही दिनों में तय करेगी कि क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके बारे में भी विचार विमर्श किया जाएगा, चर्चा होगी, और बाद में जो भी अच्छा होगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। लोगों के लिए कोरोना के बारे में जो भी अच्छा फैसला आएगा वो सरकार की ओर से वो अच्छा ही होगा। जी अशोक जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने कोरोना से मौत पर 10 लाख के मुआवजे की मांग की थी। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि कोविड से हुई मौतों पर अब 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता।
रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट आता है कि 10 लाख रुपए की उन्होंने मांग की है कि कोरोना से जिसकी मृत्यु हो जाती है उसके परिजनों को 10 लाख रुपए मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना था कि कोविड से जो मौत हुई है उसको 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। यानी ये कुछ समझ में नहीं आया। नहीं, देखिए, ये इससे एक बात स्पष्ट होती है कि क्रमशः धीरे धीरे लोगों की मानसिकता में ये बात जो है वो स्पष्ट होती चली जा रही है कि दिल्ली की जो सरकार है नरेंद्र भाई की अगुवाई में, ये सरकार कभी भी किसी भी कीमत पर जनता और प्रजा तक लाभ को नहीं पहुंचाना चाहती है। हकीकत में शायद ऐसा लग रहा है कि दिल्ली सरकार का ये हिडन एजेंडा है कि जनता जितनी भी तकलीफ में रहे, कष्ट में रहे, उतना शायद उनके हित में है। इस किस्म एक के बाद एक घटनाएं अगर आप देखेंगे तो ये फलीभूत होता है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डीजल और क्रूड ऑयल के भाव कम होने के बावजूद भी हमारे देश के अंदर डीजल और पेट्रोल के भाव लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भाव कम होने का लाभ जनता तक नहीं पहुंचाना है, इसी मानसिकता के चलते टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, वेट और जो एक्साइज टैक्स है। अब जहां तक कोरोना और कोविड का सवाल है, आप और हम और सारा देश और सारी दुनिया जानती है कि जिस तरह से कोरोना के सवाल पर, कोविड के सवाल पर भारत की केंद्र सरकार 100% विफल गई है, निष्फल गई है, लोगों की जान की रक्षा करने में विफल गई है, लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने में विफल गई है। ऑक्सीजन के बिना तरत तरत के मरने वाले सैकड़ों लोगों की तस्वीरें टीवी में लोगों ने देखी है, गंगा जमुना में बहती हुई लाशों को देखा है। अहमदाबाद के अंदर जो ऑक्सीजन था और साथ में जो इंजेक्शन थे उनके काले बाजार होते देखे हैं। 200 का इंजेक्शन जो 20,000 में बिक रहा था उसको भी रोकने विफल गई है। कुल मिलाकर केंद्र की सरकार विफल गई है और जो कोरोना के कारण जो जान का नुकसान हुआ है उसमें हम कह सकते हैं कि बहुत हद तक सरकार की निष्फलता का कारण है। इसीलिए कोरोना की मृत्यु के कारण घर और परिवार को नुकसान पहुंचा है, वो मुआवजा देने की बात उठी है। और मुआवजा की बात हमने नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने की है। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि सरकार को 4 लाख का मुआवजा देना चाहिए। एक तरफ अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ये कहती है कि हम नहीं दे सकते, हमारे पास फंड नहीं है। दूसरी बार ये कहती है कि नहीं हम दे, फंड तो है लेकिन हम देना नहीं चाहते हैं। कितनी रकम देनी है, क्या देनी है, ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो कोरोना की वजह से लाखों लोग, मैं कहता हूँ 4-5 लाख तो सरकार कह रही है, लेकिन लाखों के लोग में जो लोग ने मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनकी वजह से उनके परिवार को, खास करके छोटे छोटे बच्चे जो यतीम हुए हैं, उनके बारे में ये सरकार को मुआवजा देना ही पड़ेगा। अगर 22,000 करोड़ का उनका अपना मकान बन सकता हो, 9,000 करोड़ का विमान आ सकता हो, करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए जो है अभी भी स्विट्जरलैंड के अंदर काले धन के रूप में जमा हो रहे हो, ऐसी परिस्थिति में जनता को अगर मुआवजा न दे ये सरकार, तो मुझे कहना पड़ेगा कि मूलभूत रूप से जो हिडन एजेंडा है नरेंद्र मोदी सरकार का, जो नरेंद्र मोदी की सरकार का, वो ये है कि मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग, किसान वर्ग, नौजवान, व्यापारी हमेशा कष्ट में रहें और हाथ जोड़कर सरकार के सामने भीख मांगते रहें। इस किस्म की मानसिकता से ग्रस्त ये हिडन एजेंडा जो चल रहा है, इसलिए अविलंब सरकार को 4 लाख नहीं तो 3 लाख जो कुछ भी हो सकता हो वो मुआवजा देना चाहिए। और मैं तो आपके माध्यम से ये मांग करूंगा कि मात्र सरकारी हॉस्पिटलों में नहीं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी जो कोरोना के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनको भी सरकार को मुआवजा देना चाहिए, युद्ध के स्तर पर देना चाहिए, और ये उनकी प्राथमिक फर्ज है, प्राथमिक कर्तव्य है। जी प्रशांत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे? पहले केंद्र ने पल्ला झाड़ा था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें याद दिला दी एनडीएमए एक्ट के धारा की, और फिर बोला गया कि कोरोना से जो मौत हुई है उनके परिजनों को मुआवजा मिले। इसमें जब भी कोई आफत आती है और उसमें वो आफत में जो भी लोग अपनी जान गंवाते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ प्रावधान, वो हमारे आजकल की बात नहीं, वो संविधान से चली आती मैटर है, लेकिन तब उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया था। अर्थक्वेक के बाद एनडीएमए एक्ट 2005 जो बना, तो उसमें यही डिसाइड किया गया कि नेचुरल कैलेमिटी हो या कोई आफत हो, और संविधान से लेके हर एक राज्य में, हर एक शहर में ये प्रॉपर एकदम इसका प्रावधान किया गया है। जैसे हम देखते हैं कि अगर अब हमारे जवान बॉर्डर पे कहीं मारे जाते हैं तो उनको पीएम फंड में से या सीएम रिलीफ फंड में से कुछ ना कुछ अमाउंट दिया जाता है, जिसको एक्स ग्रेशिया असिस्टेंस बोलते हैं। तो उसी तरह जब कोई महामारी आती, कोई रोग आया, कोई डिसीज आ गया, तो
तो जैसे हमने इसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया, जो ये महामारी है उसको एपिडेमिक एक्ट के अंदर लिया गया है, तो उसके अंदर अगर किसी की मौत होती है और इसके जो पॉलिसीज जो बनी थी, उसकी जो गाइडलाइन बनी थी कि इसको ना कोई मिल पाते हैं, ना बॉडी भी दी जाती है, इसका इन्फेक्शन होता है, इससे ज़्यादा मौत स्प्रेड होने में भी डर लगता है, तो ऐसे केसेस में अभी भी हमने देखा है काफ़ी सारी चीज़ों में सीएम रिलीफ फंड या पीएम केयर फंड से काफ़ी सारा पैसा काफ़ी लोगों को जाता है। तो इसीलिए ये जाहिर हित में, जनहित में जो पीआईएल हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो भी डिसीजन लिया है कि संविधान का आर्टिकल एपिडेमिक एक्ट का, सॉरी, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, डीएमए का सेक्शन 12, उसके अंदर एक्स ग्रेशिया असिस्टेंस के हिसाब से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। और वो कंपेंसेशन कैसे होना चाहिए, उसका एक फिक्स फॉर्मूला है, कैलकुलेशन है। वो कैलकुलेशन अगर इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करो तो कर सकते हैं, अदरवाइज पीएम या सीएम या गवर्नमेंट डिसाइड करे कि हर एक आदमी को फिक्स्ड अमाउंट इतना जाना चाहिए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, और ये सरकार में देखिए घोषणा करने में बहुत ही माहिर है, जब भी कुछ हो जाता है तो 24 घंटे में साइट सर्वे या विजिट करके हम सरकार आपके साथ है, एक भी आदमी की मौत मेरे लिए देश की मौत है। तो जब इतनी अच्छी तरीके से अगर आपने घोषणा की है तो आज ये 4 लाख क्यों, उससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इससे काफी सारे घर बिखर चुके हैं, काफी लोगों की वैसे भी नौकरियां चली जा चुकी है। तो ऐसी जब आपने ऑलरेडी घोषणा कर दी है, क्योंकि आप अच्छे बनने जा रहे थे और आपने घोषणा किया है, तो अब इसको फॉलो भी कीजिए। और फॉलो करने में आपसे कुछ जाने वाला नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में पीएम केयर फंड में मार्च 2020 के बाद कितना रुपया आया है, कहां गया है, कैसे यूटिलाइज हुआ है, अगर इसका हिसाब नहीं है तो कोई बात नहीं है, देश को हिसाब नहीं चाहिए। लेकिन देश में जितनी भी मौत हुई है, हमारे देश के जितने भी नागरिक को और उसके फैमिली को इसका सहन करना पड़ा है, उसका कंपेंसेशन मिल जाए, वो हम सबके लिए अच्छी बात होगी। जिस तरीके से बॉर्डर पे जवान शहीद होता है और उसको पैसा मिलता है, काफी सारी जगह आपने डॉक्टर्स के लिए स्पेशल इंश्योरेंस क्रिएट किया था, वो भी मिला कि नहीं पता नहीं है। आपने ही बोला था कि जो भी डॉक्टर्स, हमारे फ्रंट वॉरियर्स, इसमें डेथ होगी ड्यू टू कोरोना और कोरोना ड्यूटी के अंडर में, तो इनको एक्स पैसा दिया जाएगा। कितना गया नहीं गया हमें किसी को पता नहीं है, हमें हिसाब नहीं चाहिए, हमें, सॉरी 50 लाख का बीमे की बात की थी, 50 लाख इंश्योरेंस। हाँ 50 लाख, यस। तो जो भी इंश्योरेंस दिया, जो भी दिया, हमें कोई ऑडिट नहीं चाहिए, हमें कोई हिसाब नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ न्याय। मतलब न्याय इन सेंस कि जितने भी जवान या जितने भी हमारे वॉरियर्स या जितने भी देशवासियों ने ये मौत जिसको हुई है, उनके परिवार वालों को इतनी सहायता सरकार से मिले, उतने एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए और है। तो सरकार को हमारी सख्त, मतलब हमारी एक विनंती है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर है उसको फॉलो कीजिए, उसका कैलकुलेशन कीजिए और किसी को भी इसमें अन्याय ना हो, ऐसा ध्यान रखिए। शैलेश जी, दूसरी बात पर अगर हम गौर करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 से मौत होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने को भी कहा, उसका भी निर्देश दिया। और याचिकाकर्ता द्वारा भी याचिका में कोविड डेथ सर्टिफिकेट को लेकर भी सवाल किए गए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र और राज्य दोनों सरकार से जवाब तलब किए थे। क्या कहना चाहोगे? ये मुद्दा पहले भी गरमाया हुआ है, जब डेथ बॉडी जाती थी वही कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करती हुई, लेकिन कहीं ना कहीं डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना लिखा नहीं गया। जी शैलेश जी, हम आपको फिर से नहीं सुन पा रहे हैं। शैलेश जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे। शैलेश जी, आपने फिर से अपना जो आवाज है वो शायद म्यूट कर दिया है, हम आपको अभी भी नहीं सुन पा रहे हैं। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। मैंने आपकी बात सुनी, जी। पूरी सुनी, मैंने आपकी बात सुनी। कोरोना की वजह से डेथ हुई है, उसके सर्टिफिकेट में तो कोरोना लिखा ही है, मगर कोरोना के लिए एडमिट होके बाद में उसकी जो मौत है, उसकी डेथ है, वो अटैक से हुई है या दूसरे डिसीज से हुई है, तो उसके सर्टिफिकेट में कहीं कोरोना नहीं लिखा है। ऐसी जो सिचुएशन थी वो सामने आई थी, वो मैं एक्सेप्ट करता हूं, मगर उसमें भी सरकार सोचेगी। वो भी बोला है कि ये जो प्रॉब्लम है, कहीं कोरोना नहीं लिखा सर्टिफिकेट में, मगर जब एडमिट हुआ, मरीज एडमिट हुआ है तब कोरोना है, बाद में जब डेथ हुई तब कोरोना नहीं लिखा,
तो डॉक्टर्स और सभी जो पैरामेडिकल स्टाफ है और गवर्नमेंट की एसओपी थी, और एसओपी की बारे में सोचा जाए तो देखने में आया है कि कोरोना की वजह से जो डेथ हुई उसमें कोरोना लिखा है, मगर कोरोना हुआ है क्या बाद बात में है, ऐसा अटैक था आया या है पता या था कि दूसरा कहीं कुछ ना हुआ है कहीं तो उसमें अनाउंसमेंट तो कोरोना हमने नहीं ही लिखा हुआ 4 है, लाख की कर इसलिए दी है और थोड़ा कहीं ना कहीं आज ये भारी ना पड़ जाए, कंट्रोल हो गया। क्योंकि कोरोना जब बहुत ही कम मतलब हम गिन सकते हैं उतने केस हुआ करते थे, तब ये अनाउंसमेंट किया गया था 4 लाख का, और फिर बाद में लगा कि कोरोना फैल गया है तो ये तो सबूत रह जाएगा कि कोरोना लिख दिया डेथ सर्टिफिकेट पे, तो इसीलिए नहीं लिखा गया। क्योंकि वहां पर तो अगर ना हम ना बात ये करें ये ये शमशान की बात या नहीं हम बात करें थी। तो वो लोग स्पष्ट तौर पर बोलते थे, ऐसे वीडियो भी आज भी हमारे पास मौजूद है कि वहां पर बोले जाते थे कि ऊपर से मना किया गया है कि कोरोना मत लिखिए। ऊपर से मना किया गया है, वो कोई राइटिंग में बात नहीं थी, वो मौखिक बात थी, ये भी जाना यानी गया है, कहा गया मगर था। ये ऊपर से कहा जी गया शैलेश, यानी कि उसकी कहा बातों गया में था। न आए तो मैं भी ये कहता हूँ कि जो एम्बुलेंस की लाइनें थी और जो स्मशान में जो डेट वाली जो एम्बुलेंस की लाइनें थी वो बहुत ज्यादा थी, मैं आज एक्सेप्ट करता हूँ। स्मशान में जो डेथ हुए हैं उसकी जो गिनती की जाए और जो कोरोना लिखा है उसकी गिनती की जाए तो दोनों में कहीं ना कहीं फर्क था, वो मैं जी एक्सेप्ट करता हूं, मगर ये फर्क ये था कि कोरोना की वजह से डेथ हुई है, उसके सर्टिफिकेट में तो कोरोना लिखा है, मगर मैं आज भी कहता हूं कि कोरोना हुआ है, बाद में उसका हाई डायबिटीज हो गया है और हाई डायबिटीज की वजह से उसका डेथ हुआ है, तो एसओपी की गाइडलाइन ऐसी थी केंद्र की कि जो हाई डायबिटीज की वजह से डेथ हुई है तो उसमें डायबिटीज पर की वजह से शैलेश जी, डेथ हुई है ऐसा लिखा कोरोना हुआ था। नहीं आज शैलेश में ये जी, कोरोना सोल्यूशन भी में हो जिस गया था, तरीके से ये थोड़ा लोगों के ऑक्सीजन कंफ्यूजन लेवल है। कम हो जा रहे थे, यानी वहां पर भी मृत्यु का कारण के ऑक्सीजन नहीं मतलब कम हो गया इसीलिए लेवल, ये कैसी बात हुई? नहीं नहीं मतलब ऑक्सीजन लेवल कोरोना कम होगा हुआ है उसका तो नहीं, वो कोरोना कोरोना होगा की तो वजह से दूसरी ही जो गए हैं, जो बीमारियां हैं वो तो ऑक्सीजन लोगों लेवल को कम नहीं है हुआ फिर है भी तो वो होनी है कोरोना ना। की आती है, तो ये डायबिटीज कहाँ की किडनी बात हुई? और कोरोना दूसरे जो हुआ था डिजीज है वो कोरोना इसीलिए में तो लिखे नहीं। उनको दूसरी प्रॉब्लम्स हुई और इसीलिए तो उनकी डेथ हो चुकी। उसमें कोरोना लिखने में दिक्कत क्या है? हाँ कोरोना वो की वजह से ही हुआ ना। आप हार्ट अटैक कोरोना डालो या की जो भी बोलो, ड्यू हुआ टू तो ड्यू टू कोरोना की वजह कोरोना से। एडमिट हुए ड्यू टू कोरोना, मगर ये कंफ्यूजन थी वो भी बाद में सोल्व की गई हुई है, और जो भी लोगों का डेथ हुआ है, मृत्यु हुई है, वो सभी को मुआवजा मिलेगा। केंद्र जी सरकार सभी के ऊपर नजर भी रख रही है और जितने जी भी डेथ हुए हैं, जितने मरीज की मृत्यु हुई है, सभी को ये केंद्र सरकार की सहाय मिलने वाली है। जी ये दूसरी जो पार्टी वाले थे पहले तो ये बोलते थे कि कोरोना की लंबी लंबी लाइन है, वो एम्बुलेंस की लंबी लंबी लाइन है, कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है, कहीं वो दाखिल नहीं हुआ है, कहीं बेड नहीं मिल रहे, ये सभी बातें थी, सभी बातों के ऊपर पर्दा पर्दा आज लग गया है और आज कोरोना भी नहीं है, और जिसकी मृत्यु कोरोना की वजह से हुई है उसके ऊपर सहानुभूति रखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके सभी को सहाय देने जी ही वाली है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी जी, यानी कहा है, केंद्र तो सरकार और राज्य मैं सरकार ये दोनों चाहता है, हूँ, अकेली केंद्र करने सरकार वाला हूँ नहीं। कि ये यानी जितने सब राज्य लोगों में को दूसरी सहाय पार्टी मिले। की सरकार है वो भी संभल जाए, वो भी तैयारी आरंभ कर ले। जी अशोक जी, क्या कहना चाहोगे? ना राज्य बिल्कुल सरकार बात को है, भी तैयारी मुआवजा करनी तो देना होगी, ही, यानी अगर पूरे देश की बात करें तो बिल्कुल कांग्रेस की बिल्कुल भी सरकार है मुआवजा काफी देना ही राज्य में। चाहिए, मुआवजा जी देना ही चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि मृत्यु प्रमाण पत्र में कुछ हिडन एजेंडा के हिसाब से गुप्त रूप से ऐसी हिदायतें ऊपर से मिली होगी कि जिसकी वजह से कोरोना की जगह कुछ और बीमारी को लिखा जा रहा है ताकि कोरोना से मृत्यु की संख्या कम बताई जाए। आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके पहले भी कई बार ये सवाल उठे कि जितनी जी मृत्यु होती थी उसकी संख्या में बहुत कम मृत्यु बताई जाती थी, जी होती थी 150 की, लेकिन सरकार बताते की मृत्यु हुई है। लेकिन बाद ये मीडिया इसके पीछे पड़ा, शानों में होने लगा, तब पता चलने लगा कि तो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और उसके जो प्रमाण देने की बात थी तो उसमें जो है वो इरादा पूर्वक कोरोना में एडमिट होता है, कोरोना का इलाज चल रहा है, तो उसको कोरोना का मृत्यु अगर होती है तो कोरोना का सर्टिफिकेट उसको मिलना चाहिए, तो नहीं मिल रहा था।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब हिदायत दी है कि सर्टिफिकेट के मामले में, प्रमाण पत्र के मामले में सरलीकरण होना चाहिए, और ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार के कायदे, कानून और नियम बनाए सही लोगों को उचित समय पर ये प्रपत्र नहीं मिलता है, मुआवजे से वंचित रहते हैं। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि मात्र भारत नहीं, विश्व मीडिया ने भी इसे लेकर कहा कि जिस तरह से भारत में कोरोना सवाल पे सरकार कदम उठे और इसके साथ में जिस प्रकार ग्रस्त हो गया है, ये सरकार ने भारत को अंधकार युग में धकेल दिया है। अब चारों तरफ कोरोना का भय था, और अब इस समय भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से तीसरी लहर चल रही है। तो तीसरी लहर के बारे में, दूसरी लहर के बारे में, पहली लहर के बारे में हमेशा केंद्र सरकार को चेतावनी दी गई थी। और मुझे ये कहने पे गर्व हो रहा है कि कांग्रेस के हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी ने बार बार कहा, अब की बार भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात सरकार को कहा कि तीसरी लहर के बारे में आप गंभीर बनिए, वो आ सकती है और गंभीर रूप से आ सकती है। तो ये सारे मसलों को मद्देनजर रखते हुए ये सरकार की विफलता और निष्फलता के परिणाम से देश के लाखों लोगों को भुगतना पड़ा है, और इसलिए ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का उत्तरदायित्व है कि कोरोना ग्रस्त लोगों के परिवार को जो है मुआवजा दिया जाए, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे मूलभूत रूप से केंद्र के पास तमाम साधन है, सरकार के पास में अर्थ के तमाम साधन है। तो केंद्र सरकार को ये कबूल करना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जो हमने शुरुआत में कहा था कि 4 लाख का मुआवजा देंगे, तो मुआवजा उनको देना चाहिए। इस बात पे कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। अगर केंद्र सरकार मुआवजा देने में निष्फल जाती है, या ढांक पिछोड़ा करती है, या इसके पीछे अपनी जो है और रखती है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि केंद्र सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है, जबान पर कुछ है, मन में कुछ है। कुल मिलाकर सरकार का असली चेहरा लोगों में आ रहा है। जी बिल्कुल। प्रशांत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर जब मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर भी निर्देश दिए गए कि इसका भी सरलीकरण होना चाहिए, और हमने वो भी देखा कि जिस हिसाब से कोरोना के जो आंक भी, सरकारी जो आंकड़े आते थे वो कुछ और होते थे, और शमशान में जो हम दृश्य देखते थे वो कुछ और होते थे। यानी क्या ये पहले से ही पता था कि हमने अनाउंसमेंट कर दिया है, अब शायद आगे जाके देना भी पड़े, इसीलिए अभी से कम आंक दिखा के चलो? देखिए, मृत्यु के आंकड़े के लिए हम पहले से बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार आंकड़े छुपा रही है। वो घोषणा तो बहुत बाद में हुई, पहले से ही हम जानते थे कि टोटल आंक, जैसे अपनी आज की तारीख में भी बात करें तो आज हमको लोअर आंक देखकर अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन आप देखो 2000, 5000, 1600, 1800 हो रहे थे, तब भी हम बोल रहे थे कि आंकड़ा होगा 15000 और दिखा रहे हैं 1500, क्योंकि ये आंकड़ा कम दिखाने में भी एक रेस थी कि ये स्टेट में कम, ये स्टेट में ज़्यादा। बीजेपी शासित जो स्टेट है वहाँ कम है, और कांग्रेस शासित या कहीं और है वहाँ ज़्यादा होगा आंकड़ा। ऐसा भी कुछ जो भी होगा, इनका पॉलिटिक्स मुझे उसमें नहीं पढ़ना है। बट यस, मृत्यु के आंकड़े में, क्योंकि आपको पता है मैं खुद ही इसमें विक्टिम रह चुका हूँ कि शमशान में जाते थे तो क्लियर कट बोलते थे कि कोरोना नहीं लिखना है, अगर ज़्यादा एज है। तो हमने वो भी समझाया था कि अगर एज है, कोरोना नहीं लिखना है, तो बॉडी को रैप करके सिर्फ 4 लोगों को क्यों अलाउ किया? हमको अस्पताल से बोल दिया जाता है कि भाई आप बॉडी लेके घर जाओ, तो हम अच्छी तरह जो भी हमारा प्रोटोकॉल था, 50 लोग शमशान में जो अलाउ थे वो सबको लेके 50 लोग आते, लेकिन वहाँ डायरेक्टली अस्पताल से डेड बॉडी सिर्फ 4 लोगों को अलाउ करके सीधा शमशान चले लेके गए थे। ये माहौल ऐसा हमने काफ़ी जगह देखा था। और ये जो सेकंड वेव आया था उसमें तो बहुत सारी लंबी लाइन लगी थी, और एक शमशान में आप एंट्री देखो, हमारे पास तो काफी सारे वीडियोस हैं। मैं बड़ौदा का एक वीडियोस देख रहा था जिसमें बोल रहे थे कि एक कोई बड़ौदा के लोग काउंसिलर जो है उन्होंने एक शमशान का पूरा दिन का आंकड़ा लिया, तो सिर्फ एक ही शमशान में टोटल 20 बॉडी आई हुई थी, और उस दिन का बड़ौदा का टोटल आंकड़ा 16 बोल रहे थे, जबकि बड़ौदा में कम से कम 10 से 12 शमशान होंगे, ऐसा मान के चलता हूं। तो एक में 20 है तो एवरेज 10 मान के चलो, तो 100 कम से कम 100 बॉडी टोटल आई होगी, तो 100 में से 50% कोरोना की होगी उस टाइम की, तो भी 50 का आंकड़ा होगा। तो ये आंकड़ा क्यों छुपाना? मतलब मुआवजा नहीं देना था, अगर नहीं देना था तो घोषणा नहीं करनी थी। देखिए, जनता जाती नहीं है,
जनता मतलब ये जनहित में जब होता है कोई भी पीआईएल तो लोग मांगने वाले नहीं थे। ये अच्छी बात है, सरकार सहाय के लिए सोच रही है, लेकिन सिर्फ सहाय एक बार डिक्लेयर करते हो उसके बाद ऐसा यू टर्न क्यों लेते हो? अभी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ जो अपना ये बाढ़ आई, अपना जो साइक्लोन आया था ताउते, और उसके बाद जो उसमें भी काफी सारा पॉलिटिक्स और वॉर चल रहा है कि हमको नहीं मिल रही है, कोई समाज बोल रहा है हमको नहीं मिली, कोई इंडस्ट्री वाले बोल रहे हैं कि हमको प्रॉपर अभी तक नहीं मिला है। तो या तो आप घोषणा जाहिर मत करो और सीधा सरप्राइजिंगली दे दो, तो उससे ज्यादा अच्छा लगेगा रादर देन एक्सपेक्टेशन क्रिएट करना और उसको फुलफिल नहीं करना। तो ये घोषणा करके उसको फुलफिल करो। और अब तो कोई चांस ही नहीं बचा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। आप सुप्रीम कोर्ट को यू टर्न नहीं दिखा सकते, मुंह पीछे नहीं कर सकते हो, आप बैकफुट पे नहीं जा सकते हो, तो कैलकुलेशन करो। अच्छी बात है, एक्सेप्ट कर लिया है गवर्नमेंट ने, फिर भी अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं कि दे सकते हैं नहीं दे सकते, नहीं दे सकते उसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। सरकार की तिजोरी पे भार नहीं हो सकता है क्योंकि आज की तारीख में आपने एम्प्लॉइज का बंद कर दिया है। जिस दिन से महामारी आई है तब से लेके जुलाई 21 तक का सेंट्रल गवर्नमेंट का डीए बंद हो चुका था, मतलब आपने इंक्रीमेंट नहीं दिए। जिसको नौकरी चली गई उसको 6 महीने का मॉरेटोरियम दिया था, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं दी। 20 लाख करोड़ का पैकेज हुआ, लेकिन वो उसका ग्राउंड लेवल पे कौन सा इंप्लीमेंटेशन हुआ है अभी तक किसी को पता नहीं है। उसके बाद स्टेट लेवल पे जितने भी पैकेजेस आए उसका ग्राउंड लेवल का इंप्लीमेंटेशन हुआ नहीं हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट किसी को मिला नहीं मिला पता नहीं है। तो घोषणा करने के बाद यू टर्न या बैकफुट पे जाना सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। जल्द से जल्द ये वेजिस का कैलकुलेशन, ये जो मैं आपको बता रहा हूं संविधान वाला और डीएमए एक्ट का सेक्शन 12 जो बोल रहा है उसके हिसाब से कैलकुलेशन ऐसा है कि अगर सरकार इंडिविजुअली आदमी पे जाते हैं तो उनका जो मिनिमम वेजिस है, अगर वो एम्प्लॉई है, कोई एम्प्लॉई है, तो उसका मिनिमम 50% सैलरी मल्टीप्लाई बाय उसका एज फैक्टर और मल्टीप्लाई बाय एवरेज फैक्टर के जितनी डेथ हुई है उसकी एवरेज लाइफ का फैक्टर, उसके हिसाब से मिनिमम पेएबल भी 1,60,000 तो आता है आज की तारीख में। मिनिमम पेएबल ये कैलकुलेशन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। आप गूगल पे जाके ये कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, डीएमए एक्ट 2005 वेजिस कैलकुलेशन, मिनिमम पेएबल 1,60,000 है। तो इसके ऊपर इसकी पूरी जिंदगी, और ऐसे कई फैमिली जिसका वो इंजन था उसके आगे पीछे अब आने वाले 10 साल तक कोई भी परिवार का कोई भी आदमी जॉब नहीं करने वाला है। बच्चा छोटा है, वाइफ हाउसवाइफ है, वो नौकरी करने नहीं जाने वाली है, तो ऐसे केसेस में उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट होती है कि अगर वो बंदा 10 साल या 15 साल जीता तो कितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है उसका। ये सब कैलकुलेशन करने के बाद 4 लाख का आंकड़ा सरकार ने कैलकुलेट किया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं कि 4 लाख ऐसे ही रैंडम नहीं आता है। तो ये 4 लाख का जो कैलकुलेशन अगर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से था तो अब देने में क्या दिक्कत है। और पीएम केयर फंड में बहुत आया हुआ है, अगर पीएम केयर फंड में भी कम पड़ता है तो मुझे याद है राम मंदिर के फंड में 25,000 करोड़ से ज्यादा फंड आया हुआ है, तो अभी टेम्पररी ये फंड को भी डाइवर्ट कर लो। जिस तरीके से स्टेट और सेंटर के काफी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को होल्ड पे रख के उसको डाइवर्ट किया गया है, उसी तरह राम मंदिर के फंड को भी टेम्पररी डाइवर्ट करके आप इसकी, मतलब ये सब राम के ही तो है, हम इंडिया के हैं, हिंदुस्तान के हैं, तो हम सबको ये मतलब ये जिस जरूरियातमंद लोगों को पैसा मिलना चाहिए। तो सरकार से अगेन मेरी वही रिक्वेस्ट है, बचाना जरूरी है, इंसान को बचाना जरूरी, बहुत सही बात है। शैलेश जी क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर, कैलकुलेशन किस हिसाब से होगा? अभी मेरे फ्रेंड्स ने बोला है कि सबसे परी इंसान है, इंसान को बचाना जरूरी है। तो इंसान को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। ये हमारी जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो इंसान के लिए काम करती है और सभी का साथ और सभी का विकास और सबके लिए और सबके साथ ये नहीं लगता कि चल कहीं के ना ये कहीं सरकार हम हेल्थ केयर के लिए अगर बजट की भी बात करें, दूसरे देशों के भी, मतलब पूरे विश्व की हम बात कर ले तो हम 166 रैंक पर है जो सबसे कम खर्च करती है हेल्थ सेक्टर पर। अगर हमने ज्यादा किया होता तो शायद अभी कोरोना से जो मौत का आंकड़ा है वो कम होता और सरकार को मुआवजा भी कम देना पड़ता। हेल्थ के सेक्टर में जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा रकम, उतनी ज्यादा खर्च हेल्थ में अभी अब से शुरू की गई है। जब से कोरोना का
एंट्री हुई है, तब से हेल्थ के सेक्टर में हम भी इतने खर्च भी करते हैं। और नरेंद्र भाई मोदी ने तो वहां तक कहा है कि सभी एमएलए हो, सभी एमपी हो, उसकी जो ग्रांट है उसमें से 50% ग्रांट तो सिर्फ आरोग्य हेल्थ सेक्टर में ही दी जाए, ऐसी बात भी नरेंद्र भाई ने की है। और सभी ने उसकी बात को मानकर सभी लोगों ने यानी कि एमएलए हो तो 50 लाख से ज्यादा और एमपी हो तो 1 करोड़ से ज्यादा जो की रकम है वो हेल्थ के लिए ही डालनी है और हेल्थ के लिए ही देनी है, ये बात की है। और बाद में सभी लोगों ने हेल्थ के लिए ही उसकी ग्रांट की जो रकम थी वो दी है, वो जी उसका भी मुझे आनंद है। मगर जी ये जो मृत्यु वाली बात है, कोरोना की वजह से डेथ हुई है और बाद में जो मुआवजा देना है, मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई की जो सरकार है केंद्र की, वो सभी लोगों को मुआवजा देगी और ज्यादा से ज्यादा केंद्र सरकार तो देगी, राज्य सरकार को भी बोलेगी और उनको भी विनती जी करेगी कि आप भी दो। और जी सुप्रीम कोर्ट ने और कहा आपको है लगता तो है कि नहीं उसको आपको लगता मानना है ही कि पड़ेगा। राज्य सुप्रीम कोर्ट सरकार वो बड़ी एडजस्ट है, कर पाएगी, इसलिए सुप्रीम क्योंकि कोर्ट की कोरोना बात को भी मानते वैक्सीन जो तो थी वो तो ज्यादा राज्य ज्यादा सरकार को वो मतलब सौंपा गया था मैनेजमेंट पर, कहीं ना कहीं कुछ सफल नहीं रहा, इसीलिए फिर से वैक्सीनेशन को केंद्र सरकार ने खुद के हाथों में ले लिया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी ये सिचुएशन नहीं हो जाएगी। वैक्सीन के बारे में तो श्रद्धा जलपा जी ऐसा था कि वैक्सीनेशन जो केंद्र सरकार पहले, राज्य सरकार भी कहीं कहीं प्राइवेट में ऐसा चल रहा था, गवर्नमेंट में कहीं कम थी ज्यादा थी और असमंजस में थे, इसीलिए जो केंद्र की सरकार है उसने तय किया और मीटिंग करके बोला कि किसी राज्य को एक भी पैसा वैक्सीन के लिए नहीं देना है, मुफ्त में वैक्सीन मिलेगी, सभी राज्यों को मुफ्त में मिलेगी, यानी कि लोगों को भी मुफ्त में वैक्सीन देनी पड़ेगी। इसीलिए केंद्र सरकार ने मुफ्त में वैक्सीन दी तो राज्य सरकारों ने मुफ्त में वैक्सीन देना चालू किया। इसीलिए अब वैक्सीन की जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो गई अभी। जी अशोक जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट में अभी जो कोविड से जिसकी मौत हुई है उसके परिजन को मुआवजा देने की बात चल रही है, लेकिन ये नहीं भूलना है कि कहीं ना कहीं तीसरी लहर का खतरा भी मंडरा रहा है। जो लोग सब बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को अब तैयारी करनी है, अपना जो फंड है वो तीसरी लहर से लड़ने के लिए, सक्षम बनने के लिए भी खर्च करना है और मुआवजे में भी खर्च करना है। देखिए, मैं ये समझता हूँ जलपा जी के पूरे भारत राष्ट्र के करोड़ लोगों पर चारों तरफ से हमला हुआ है और ये ऐसा ऐतिहासिक संकट मैं समझता हूँ कि भारत के इतिहास में कभी नहीं आया है। जी जिस प्रकार से कोरोना का हमला हुआ, लेकिन उसके साथ साथ जो लॉकडाउन हुआ और उसके पहले से ही हम देखते हैं कि करीबन 1.5 साल से कोरोना का हमला शुरू हुआ है, लेकिन उसके पहले से ही हम देखें कि आर्थिक दृष्टि से हमारा अर्थतंत्र कमजोर होता चला जा रहा था, बेरोजगारी भी अपनी चरम सीमा पर थी। अब जी उसके बाद में कोरोना आता है, कोरोना की वजह से इसमें इजाफा होता है, बड़े पैमाने पर देश के अंदर लोग बेरोजगार होते हैं। यूएनओ के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े के मुताबिक 23 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में आज की तारीख में बेकार हैं। अनेक कारखाने जो हैं वो चालू भी नहीं हो पाए हैं। कितने लोगों की तनख्वाह 50% कर दी गई, वो नहीं हुई है। तो ऐसी हालत में जब एक तरफ बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हो, दूसरी तरफ लाखों लोग कोरोना के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए हों, और जो लोग मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए हैं ऐसे अन्य लाखों लोग जो ठीक हुए हैं, लेकिन जो मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लोग थे जिन्हों को 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख खर्च करना पड़ा है कोरोना के पीछे, वो भी आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। तो पूरे देश के अंदर हम देखेंगे कि बड़े पैमाने पर करोड़ों लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत ही गंभीर है। और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि भारत देश का निर्माण देश की जनता से होता है। देश की जनता अगर कमजोर है तो देश कमजोर है। जिस देश का बचपन भूखा, उस देश की जवानी क्या होगी? अगर इस देश के लोगों की आर्थिक सामाजिक स्थिति की वजह से शारीरिक और मानसिक तौर पर करोड़ों लोग टूट चुके हों और वो समय पर चीन और पाकिस्तान का हमला हो, तो मात्र सेना ही देश को नहीं बचाती है। जी लड़ाई और युद्ध के दौरान सेना के साथ जनता का मजबूत नैतिक ताकत सेना के साथ होती है, तब सेना युद्ध जीतती है। लेकिन अगर जनता के अंदर इस प्रकार की मानसिकता हो, शारीरिक और मानसिक तौर पे कमजोर हो गए हो, तो ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि राष्ट्र के सामने भयंकर आपदा आके खड़ी हुई है। ये राष्ट्र द्रोह की बात नहीं कर रहा, लेकिन राष्ट्र दिल की बात कर रहा हूं। तो ऐसे समय पर जनता को खड़ा करने की जवाबदारी ये सरकार की होनी चाहिए। प्रशांत भाई के साथ मैं सहमत हूं। आज राम भगवान के मंदिर के नाम से 25 नहीं,
करीबन 50,000 करोड़ रुपया एक तरफ जमा हो चुका है और हो रहा है, और इसके साथ साथ और भी मंदिरों के अंदर करोड़ों रुपए जमा हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन ये मंदिर जो है, जहां पर भगवान की मूर्ति बैठी हुई है, जहां भगवान का विषमन है, उस भगवान के बनाए हुए इंसान जब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हों, अत्यंत संकट में जा रहे हों, तो भगवान भी ये चाहेगा कि उनके लिए एकत्रित किया हुआ धन का उपयोग मानव जाति और इंसान के लिए होना चाहिए। तो मैं स्पष्ट रूप से ये मानता हूं कि देश के करोड़ों लोग ही देश को बनाते हैं, उनकी वजह से देश शक्तिशाली बनता है। इसलिए न सिर्फ कोरोना ग्रस्त लोगों के जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनके घर वालों को मुआवजा देना चाहिए, इसके साथ साथ सरकार को ऐसे लोगों को भी मदद करनी चाहिए जिनकी वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो चुकी है, और साथ में जो लॉकडाउन की वजह से आज भी पांव जो है जमीन पे लोगों को नहीं खड़े हो रहे हैं, ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही गंभीरता पूर्वक इस सवाल को आगे बढ़ना चाहिए। और जब तक देश की जनता कमजोर रहेगी, देश कमजोर रहेगा, हथियारों से लड़ाई नहीं होती है, राष्ट्र की जनता के मनोबल से युद्ध जीता जाता है। जी। और वो मनोबल को अगर मजबूत करना है तो निश्चित रूप से इस संकट काल में सरकार को इधर उधर की बात किए बगैर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। एक बार फिर मैं प्रशांत भाई की बात को फिर से रिपीट करते हुए, उसका पुनरुच्चार करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जो राम न्यास मंदिर के जो ट्रस्टी हैं उनसे भी हमारी विनती है कि अगर उनके पास में पैसा है तो उनका इस्तेमाल जनता के कल्याण के लिए, जनता के हित के लिए करना चाहिए। जी बिल्कुल। प्रशांत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे आप? सरकार के पास दो है कि एक रास्ता अभी तो तीसरी लहर से लड़ने के लिए जो तैयारी बोली जा रही है वो करना है, और दूसरा ये भी है कि अब मुआवजा भी देना है। अब एडजस्टमेंट कैसे करें, क्योंकि अर्थतंत्र की सिचुएशन तो हम बहुत बखूबी जानते हैं। लेकिन हाँ, सरकार ने अभी 4 साल पूरे हुए तो जीएसटी कितना आया है वो भी बताया है, यानी कि जनता के दिए हुए पैसे, यानी कहीं ना कहीं अब उसको रिटर्न करने का वक्त आ गया है। देखिए, सरकार के पास पैसा है, तिजोरी भरी हुई है, ऐसा तो है नहीं। अर्थतंत्र की जो अपनी पटरी पर से थोड़ा जो उतरा हुआ है वो आम आदमी के लिए जनता की जेब खाली है, जनता की जेब खाली। सही है, बात सही है। तो देखिए, जीएसटी की आवक है, पेट्रोल डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी का पैसा कहाँ जाता है? कहीं बाहर तो जाता नहीं है, सरकार की तिजोरी में ही जाता है। हमारी जो महंगाई है, मैं एलपीजी गैस का मैं कुछ बात नहीं करूंगा क्योंकि वो एक टेक्निकल रीजन है कि जिसका पैसा बाहर बहुत ज़्यादा जाता है। लेकिन यहाँ की अगर बात करें तो एडजस्टमेंट करना बड़ी बात नहीं है। सरकार की तिजोरी में पैसा तो है, पहली बात। जब हमारे हिंदुस्तान वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज द लॉकडाउन, और हमारे में से सीख के, वो अच्छी बात थी लॉकडाउन, तो हमारे में से सीख के काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने जब लॉकडाउन लगाया था तो उन्होंने उनके इंडिविजुअल सिटीजन्स को बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ दी थी। मुझे ऐसा याद है कि कनाडा में हर एक इंडिपेंडेंट को, इंडिविजुअल्स को $1200 हर महीने उनके खाते में जाता था। हमारे यहाँ पॉपुलेशन के हिसाब से मैं समझता हूँ कि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो 22-23 करोड़ की जनता, हम 122 करोड़ की जनता। तो अगर पॉपुलेशन के हिसाब से हर एक के जेब में, हर एक के खाते में डालना पॉसिबल नहीं था, तो उनको किस तरीके से इनडायरेक्ट वे में हेल्प किया जाए वो सरकार को सोचना था। ऐसी सिचुएशन में उन्होंने मॉरेटोरियम अच्छा किया, एक बहुत ही बढ़िया स्टेप था। 6 महीने के लिए मॉरेटोरियम दे दिया। उसके बाद जो जॉब जानी, तनख्वाह नहीं मिलनी, 50% हो जानी, तो वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। इन बिटवीन मजदूरों वाली बात आई, क्योंकि जो नरेगा के जो मजदूर थे और हमारे जो बाकी भी जो एसोसिएशन है, जो अनएम्प्लॉयड एसोसिएशन ये बोल सकते हैं जिसको, या जो असंगठित जो है जो लोग जिनको रोज कमा के रोज खाना है, ऐसे जो वो लोग कहाँ से लाए पैसा, क्योंकि पूरा देश बंद पड़ा था। तो उनके लिए मुझे याद है कांग्रेस में से किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि उनको 7,500 रुपया उनके खाते में जाए, जो खाता आपने जनधन के द्वारा खोल के दिया है, तो वो जनधन में पैसा क्यों नहीं? तो यस, सरकार ने वो भी किया था। जनधन खाते में हर महीने 500 रुपये जाता था। मुझे किसी बैंक वाले ने बताया कि जनधन खाते में से लोग पैसा उठाने 500 या 1000 रुपये डालते थे, एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे याद नहीं है। तो जिस तरीके से हम धीरे धीरे इसको स्टेबल कर रहे थे, तो वो स्टेबल क्यों, उसको एक एज अ पॉलिसी क्यों नहीं? और अभी खास करके जब मृत्यु की बात हो रही है तो उनका जो मुआवजा है वो तो देना ही देना है। और वो बाकी सब चीज़ में अगर हम देते हैं, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आज कोई भी दुर्घटना होती है, हम जाते, हमको पता है कि कहीं ब्रिज गिर गया, उसमें किसी की जान गई, कहीं कोई बिल्डिंग गिर गई, उसमें किसी की जान गई, तो और कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ,
कोई बस खाई में गिर गई है, कहीं और चला गया, तो बोलते हैं कि हम जो मृतक है उनको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, जो इंजर्ड है उनको भी हेल्प मिलती है। तो ये तो जग जाहिर था, ये तो पेंडेमिक था। एपिडेमिक एक्ट ऑलरेडी लागू कर दिया था हर जगह पर। एपिडेमिक के अलावा भी काफी सारे एक्ट इंपोज कर दिए गए थे, कर्फ्यू वाले, नाइट कर्फ्यू वाले। तो ये इसमें सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और देखिए इस बार ऐसा तो क्या हुआ कि हर जगह सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, वो फिर आंकड़े की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, बेड की बात हो, तो हर जगह सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। ये ऐसा एक्चुअली ये नियत ही नहीं आनी चाहिए, ये स्टेज ही नहीं आना चाहिए, फिर भी आया। तो डेफिनेटली थैंक्स टू लेजिस्लेशन कि सुप्रीम कोर्ट कितनी अलर्ट है कि जहां जरूर पड़ती है वहां सरकार का ध्यान दौड़ती है और सरकार को उसको फॉलो करना पड़ता है। तो इस बार भी अगेन आया है। तो 4 लाख की 3 लाख की क्या करना है, और जितना ही मेरे शैलेश भाई जो बोल रहे हैं, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट दे उतना नहीं तो उससे आधा से स्टेट गवर्नमेंट दे, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट से मतलब स्टेट से जो पैसा सेंट्रल को भी जाता है तो वो रिवर्स सेंट्रल को देना ही देना है, स्टेट गवर्नमेंट को, या डेवलपमेंट में दे, कोई काम में दे, कोई प्रोजेक्ट में दे। तो हाँ, जीएसटी के पैसों के लिए अभी भी स्ट्रगल चालू है। काफी सारे स्टेट बोल रहे हैं कि हम पैसा ऊपर देते हैं लेकिन नीचे नहीं आता है। हमारे नितिन भाई ने ही कंप्लेंट की थी एक बार कि ऊपर से हमारा जीएसटी का पैसा आता नहीं है। जीएसटी में क्रेडिट का पैसा व्यापारियों को भी नहीं मिल रहा है, जो हमारे व्यापारी मित्र होता है। तो ऐसे केसेस में प्रॉपर एक प्रोसेस, क्योंकि डिजिटल ट्रांसमिशन हो चुका है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, काफ़ी सारी जगह हम एकदम चैनल से बंधे हुए हैं, तो वो चैनल को यूटिलाइज करके जनधन खाता है या जो भी सीधा बैंक अकाउंट में, जो आप बोलो ना किसानों के बैंक अकाउंट में जाता है, तो उसी तरह इसका सहाय सीधा बैंक अकाउंट में जाए हमारी सरकार से, वो उनकी अपेक्षा होगी। क्योंकि कोरोना में काफी लोग ने किस तरीके से मतलब उनकी जान गंवाई है, हम सबने देखे, किसी ने रोड पे, किसी ने बेड पे, मतलब क्या वो जो स्ट्रगल किया है, तो उसका रिएम्बर्समेंट, कंपेंसेशन किसी ना किसी तरह मिलना चाहिए। कैलकुलेशन कैसे करना है वो देख ले, एनडीएमए के पास कैलकुलेशन की बहुत सारी फॉर्मूला है। मैंने तो सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया था 50% वेजिस वाला, उसकी जगह नरेगा का ले सकते हो एग्जांपल, एम्प्लॉयमेंट का ले सकते हो, बिजनेस का ले सकते हो, एंटरप्रेन्योर का ले सकते हो। किसी भी तरह कैलकुलेट करके जल्द से जल्द जिस तरीके से किसान के खाते में डीबीटी डालते हो, उसी तरह इसका चेक उनके परिवार वालों को बुला के, और मैं तो ऐसा मान रहा हूं कि इसका चेक डायरेक्ट प्रधानमंत्री ऑफिस से जाना चाहिए, पीएमओ ऑफिस से, ताकि उन लोगों को पता चले कि जिस देश में हम जी रहे थे, जिस देश में हमारा फैमिली मेंबर्स एक्सपायर्ड हो गया, उसकी चिंता सीधी सेंट्रल गवर्नमेंट ने की थी। जी बिल्कुल। शैलेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जब मृत्यु प्रमाण पत्र की बात हुई तब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों से ही जवाब तलब किए। अब केंद्र में भाजपा की सरकार है, यानी कि भाजपा की ये भी जिम्मेदारी है कि हर स्टेट जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, वो भी स्टेट के जो मुख्य प्रधान है या फिर और कोई है प्रधान, उनको शामिल किया जाए, विचार विमर्श किया जाए और उसके बाद एक स्टैंडर्ड पॉलिसी बनाई जाए। जो दिशा निर्देश होने हैं वो कब किया जाएगा? कोरोना की एसओपी है, वही स्टैंडर्ड पॉलिसी ही है, और इससे भी आपने जो कहा है उसमें भी ज्यादातर विचार विमर्श करना ही होगा कि आगे लोगों को मुआवजा देना हो या कोई भी कोरोना के बारे में हो या हेल्थ के सेक्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सभी स्टेट को कहना ही पड़ेगा कि आप इतना दो और केंद्र सरकार इतना देगी, मगर जो मानव जात है उसको कुछ ना कुछ हेल्प तो करना ही पड़ेगा। मगर मुझे ताजुब ये हुआ है कि मेरे मित्र अशोक पंजाबी जी ने बोला कि ये मंदिर में इतना पैसा है, ये मंदिर में 100 करोड़ है, ये मंदिर में ये है, सभी मंदिर में ही उसको पैसा दिखा, कि कोई मस्जिद में पैसा नहीं दिखा, उसको चर्च में पैसा नहीं दिखा, उसको कहीं और पैसा नहीं दिखा। ये मानसिकता दिखाती है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो हिंदू विरोधी है, हिंदू के मंदिर है उसमें कैसा कितना पैसा है वही उसको दिखता है। मैं ये नहीं कहता, हमारी जो हिंदू संस्थाएं जितनी भी है, जो हिंदुओं की टेम्पल है, उन्होंने भी कोरोना के बारे में फंड भी दिया है, कोरोना के मरीजों को हेल्प भी किया है, और हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय जो है उन्होंने तो ऑक्सीजन प्लांट भी डाला था और बेड भी इतना लगाया था। एक भी मस्जिद या एक भी चर्च में मैंने बेड नहीं देखा, और
और मैंने कोई हेल्प करते हो ऐसा नहीं देखा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि कोई और जो धर्म है वो काम नहीं कर रहा है, मगर अशोक पंजाबी की जो नजर थी वो हिंदुओं के मंदिर पर ही थी कि हिंदुओं को कि इतना पैसा क्यों मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को बोलना चाहिए। सभी ये मानसिकता दिखाती है कांग्रेस की कि कांग्रेस जो है वो सांप्रदायवाद में मानती है, मगर कोरोना जो है वो कोई सांप्रदाय, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखती है। कोरोना जो है सबको सभी मुआवजा को हो सकती है, मिलेगा। और जी कोरोना की सहाय मुआवजा वाली बात है। वो कोरोना की सहाय भी कोई मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, ईसाई है या कोई भी है, पछात है या सामान्य वर्ग है या हाई वर्ग के है, किसी को नहीं देखती। जिसके घर में कोरोना की वजह से डेथ हुई है, कोरोना की वजह से मृत्यु हुई है, मुआवजा उसको मिलेगा, मिलेगा और जी मिलेगा। नरेंद्र जी भाई मोदी है वो जी सभी को साथ में मिलेगा लेकर ही चलते ना, हैं। फिर वो तो वही न्याय नहीं आ देता जाएगा है ना। सभी लोगों को। जी जिसके घर में प्रॉब्लम है और वो टर्म्स उसको एंड मुआवजा कंडीशन अप्लाई तो मिलेगा नहीं आ और जाएगा ना उसको शैलेश हेल्प जी। मिलेगी। शैलेश जी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई तो नहीं आ जाएगा ना। नहीं, जो जो एसओपी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात है और स्टेट भी है, तो सभी स्टेट की जो एसओपी है सभी लोगों को दिया जाएगा कि ये रकम है इन लोगों को ही देनी है, इसकी कोरोना की वजह से जिसकी डेट है उसको ही देनी है। और मुझे ये अच्छा लगा, मैं प्रशांत जी की बात से सहमत हूं कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जो योजना है डीबीटी, वो योजना जी से ही केंद्र से सीधा मुआवजा जिस जिस मरीज के घर में जिसकी भी मौत जी हुई है। और मैं तो ये बात बोलने से भी टकराता हूं कि जिसके माँ और बाप दोनों को कोरोना हुआ है और दोनों चले गए हैं, और जो लड़का है लड़की है वो अनाथ हो गए हैं, उसकी जी परिस्थिति आज उसकी हालत क्या होगी ये देख के आंख में भी आंसू आने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति है, मैंने एक दो परिवार को ऐसा देखा भी था। मगर ये कोरोना है, वो कोरोना की वजह से डेथ हुई है। मैं तो ये कहता हूं कि संपूर्ण जो दोनों जो अनाथ हुए हैं उसके बारे में तो अच्छी तरह से सोचना चाहिए, और सरकार उसके बारे में सोचती भी है, और उसको जो मुआवजे के उपरांत कुछ देना पड़े वो भी देना चाहिए। जी बिल्कुल। अशोक जी आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर तो शैलेश जी बता रहे हैं कि मुआवजा तो अब हम देंगे ही। अब यहाँ पर जो जब तक सवाल है ये मृत्यु प्रमाण पत्र का, तब जवाब जो तलब किया था वो राज्य सरकारों से भी किया गया था, यानी कि राज्य सरकार का भी इसमें काफी अहम रोल होगा। भले ही केंद्र सरकार अकेली दे रही है या फिर मिलजुल के दे रहे हैं, लेकिन फिर भी राज्य सरकार को कहीं ना कहीं आगे तो आना होगा। जहां पर कांग्रेस की सरकार है उनको भी ये आंकड़े इकट्ठा करने होंगे कि कोरोना से कितने लोगों के मृत्यु हो चुके हैं। ना बिल्कुल आपकी बात के साथ मैं सहमत हूं। सरकारें राज्यों में जिस किसी की भी हो, उनकी भी अंदर लोग जो हैं अगर वो सुखी हैं तो देश सुखी है, अगर लोग दुखी हैं तो देश दुखी है। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि देश के 140 करोड़ लोगों की जय बोलते हैं। जब हम वंदे मातरम बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि देश के 140 करोड़ लोगों को हम वंदन करते हैं। देश लोगों से मिलकर बनता है। और मैं कोई टीका टिप्पणी शैलेश भाई की बात पे नहीं करना चाहता। जी बात इतनी सी है कि ये जो एक भयानक संकट आया है हमारे पूरे राष्ट्र के ऊपर, देश के जी ऊपर, जो कोई भी हमारे पास में सूत्र हैं या जो कोई भी हमारे पास में स्रोत हैं, सभी का इस्तेमाल इन लोगों को जो गरीबी महंगाई से त्रस्त हैं। आज महंगाई की सीमा तो आप देखिए कहां तक पहुंची है। ये अमूल का 2 रुपया बढ़ गया, आज गैस का 25 रुपया बढ़ गया, रोज पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, दाल का भाव बढ़ रहा है, हर चीज का भाव बढ़ रहा है। एक तरफ नौकरियां नहीं है, एक तरफ पगार काट दी गई है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है। लोग जिएंगे कैसे? लोगों को आत्महत्या करनी पड़ेगी, ऐसी हालत हो गई है। लोग भूख से तड़प तड़प के मर जाएंगे अगर सरकार ने मदद नहीं की तो। बहुत ही कठिन परिस्थिति। और मैं ये कहता हूं तीसरी वेव कोरोना की नहीं, भूखमरी की आ सकती है इस देश के अंदर, अगर जी लोगों को राहत देने का काम केंद्र की और राज्य सरकारों ने नहीं किया तो। इसलिए ये मुद्दा ये नहीं है कि हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई, ये पूरे भारत राष्ट्र का मुद्दा है। इसमें जो भी सोर्स हमारे पास में है, जो भी केंद्र हमारे पास में है, सरकार को गंभीरता पूर्वक इसमें आना चाहिए। सरकार को, कोई भी पार्टी की सरकार हो, उसको मदद करना चाहिए और लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। जी तात्कालिक सबसे पहले जो जरूरत है वो ये है कि आर्थिक सहाय असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बार बार हम मांग करते हैं। और सबसे पहले तो मैंने कई टर्म पहले सरकार से मांग की थी कि लारी गल्ला पाथरना और जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं, जो प्राइवेट सिक्योरिटी जी गार्ड हैं, जिनकी नौकरियां छूट गई है, उन लोगों के पास में कुछ 2-5 हजार रुपया पहुंचे, मार्केट में कुछ खरीदे, डिमांड बढ़े, सप्लाई बढ़े,
अर्थतंत्र में थोड़ी गति आए, ये सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन सांप की तरह कुंडाल मार के देश के करोड़ों लोगों के पैसों पर, अरबों खरबों रुपए पर बैठकर अगर सरकार कुछ देश नहीं निकालती है, बार बार बड़े बड़े पैकेज की जाहिरात तो करती है, नीचे तक कुछ नहीं पहुंच रहा है, लेकिन दौलत पर बैठकर अगर सांप की तरह बैठी रहेगी, तो मैं समझता हूं कि ये देश की जनता के साथ में बहुत बड़ा अन्याय होगा। अभी भी ये समय है, तीसरी वेव कोरोना की व तीसरी वेव भूखमरा की, इसमें हमको भूखमरे को हराएंगे तो कोरोना हारेगा। जी बिल्कुल। प्रशांत जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा। यहाँ पर तो चलो अशोक जी ने कह दिया है कि कांग्रेस का भी, जहाँ पर उनकी भी राज्य सरकार है, वो भी अपनी ओर से ये प्रयास करेंगे, लेकिन डर सब लोगों को कहीं ना कहीं ये ही है कि मुआवजे में भी फिर वो राजनीति ना आ जाए, जो हमने देखी। ऑक्सीजन की बात हो, चाहे वो वैक्सीन की बात हो, हर बार देखा गया कि जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है, उनके साथ उनका कुछ मन मुटाव सा नजर आया, और जिसका परिणाम लोगों को भुगतना पड़ा। यानी लोगों को यह भी डर है कि चलो एकजुट होकर सहाय दे तो अच्छी बात है, फिर कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि दोनों की राजनीति के चक्कर में लोग वहां के वहीं रह जाए। देखिए, अगर आपको राजनीति ही करनी है तो आप यहाँ डेविल से कम नहीं है। अगर इस मैटर पे आपको अगर राजनीति करनी है कि मुआवजा देना है, कैसे देना है, किसको देना है, नहीं देना है, और कैलकुलेशन कैसे करना है, तो आप हिंदुस्तान के राक्षस हो। मैं ऐसा क्लियर कट मानता हूँ, वो कोई भी सरकार हो मेरे लिए। दूसरी बात कि फॉर्मूला चलो साइड पे रख दो, क्राइटेरिया क्या होगा। आज की तारीख में कोरोना के डैशबोर्ड में आप जाओगे तो 3.99 लाख, मतलब 4 लाख लोगों की मृत्यु कोरोना से दिख रही है डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड डेफिनेटली, अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट कर लो, अपना पहला कोरोना का केस देश में जब आया तब से लेके आज दिन तक, तो 4 लाख तो हम दोनों मिलके शायद उंगली पे गिना देंगे। तो ये 4 लाख का आंकड़ा कहां से आया? और ये एकदम ओपन फैक्ट है कि जितने लोग रजिस्टर्ड होके एडमिट हुए हैं, क्योंकि एडमिट ऐसे नहीं किया है, उनका आधार कार्ड लिया गया है, जिनकी मृत्यु हुई है कोरोना से ही हुई है, उनकी बॉडी रैप करके सीधा शमशान गई है। इनिशियल स्टेज पे तो एक स्पेशल शमशान भी इसके बनाए गए थे, हर एक शमशान में नहीं भेजे जाते थे। इस बार ऐसा हुआ कि नंबर बढ़ने लगे, इसीलिए ओपन कर दिया था कि आपके रेसिडेंस एरिया के नियरेस्ट जो शमशान है वहां आपको एम्बुलेंस ले जाएगी। तो ये सब मिलके करो तो 4 लाख की जगह जो भी आंकड़ा होगा, तो अगर आपने आंकड़ों में कुछ प्लस माइनस कर लिया है, तो जिन लोगों ने जेन्युइनली कोरोना में जान गंवाई है और उनका परिवार अनाथ हो गया है, आपके आंकड़े में वो फॉल नहीं होता है, लेकिन ऐसा हो गया तो सरकार को वो भी एक सेपरेट सर्वे करना चाहिए। भले आप आंकड़े नहीं दिखाओगे तो चलेगा, आगे जाके फ्यूचर में हमको वो आंकड़े में भी कोई रस नहीं है, लेकिन ये भी एक सर्वे करो पैरेलल, वहाँ के प्रशासन को, लोकल प्रशासन को बोल के कि भाई ऐसा भी कोई परिवार है कि जो कोरोना में डेथ हुआ है लेकिन डेथ सर्टिफिकेट कोरोना का नहीं है, लेकिन यस उसकी अंतिम क्रिया कोरोना के प्रोटोकॉल से की गई है, तो उसको भी कहीं ना कहीं कोई बेनिफिट, और अगर वो यहाँ आ जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट कर दे। सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड नहीं मिलेगा तो चलेगा, उसको असिस्टेंस नहीं मिलेगा। तो अगर ऐसा कोई ध्यान में आता है तो वो लोकल प्रशासन स्टेट गवर्नमेंट का ध्यान दोरे और स्टेट गवर्नमेंट उसको हेल्प करे, क्योंकि ऐसे काफ़ी अनाथ बच्चे हैं अभी हमारे बीच में, जो लोग ने माँ बाप गंवाए हैं, जिनके फैमिली में कोई बच्चा नहीं है, छोटा बच्चा है या बच्चा ऐसा अनाथ हो गया है, तो ये मतलब लोई वाले आंसू से रोना आता है, ये ऐसी बात है। वो सब हम सबको मिलके समझनी है, इसमें कोई पॉलिटिक्स ना करो, ये पॉलिटिक्स वाली बात नहीं है, ये देश चलाने की नहीं, देश बचाने की बात है। जी बिल्कुल, आप सभी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था कि महामारी पर मुआवजा। अब सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी तो दिखा दी है, यानी कि अब केंद्र सरकार तय करेगी कि कितनी राशि देनी है, पर मुआवजा तो अब देना ही होगा। साथ में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि डेथ सर्टिफिकेट यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र की जो क्रिया है उसको भी सरलीकरण बनाया जाए, यानी कि बहुत ही सरल बनाया जाए। अब बात यह भी है कि लोग अब ये सोचने लगे हैं कि जिनकी किसी परिजन की मृत्यु कोरोना की वजह से हुई है लेकिन डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना नहीं लिखा गया है, उनका क्या? यानी कि लोग काफी अभी विचारों में पड़े हैं। अब आगे देखना होगा कि केंद्र सरकार क्या डिसीजन लेती है और कितनी राशि तय करती है, लेकिन ये बात तो याद रखनी होगी कि जो भी हो ये फैसला बहुत ही संवेदना के साथ लिया जाना चाहिए। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।